हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 अक्टूबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि दूसरों की जिंदगी की कीमत पर उत्सव नहीं मना सकते। ग्रीन पटाखों के नाम पर हानिकारक और शोर वाले पटाखों के प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दूसरों की जिंदगी की कीमत पर उत्सव नहीं मना सकते, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि वह उत्सव के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह दूसरे नागरिकों के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकता। उत्सव का मतलब शोर वाले पटाखे जलाना नहीं है। उत्सव फुलझड़ी या बिना शोर वाले पटाखों से भी हो सकता है। इतना ही नहीं, पीठ ने प्रतिबंध के बावजूद पटाखों की लड़ी जलाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के पूर्व आदेश पर अमल सुनिश्चित करना हर राज्य की जिम्मेदारी है। इस मामले पर 26 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी। ये तीखी टिप्पणियां जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस A.S. बोपन्ना की पीठ ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध के मामले में सुनवाई के दौरान की है। नेक्स्ट न्यूज है 7 मेगा टेक्सटाइल व अपैरल पार्क को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी 5F विजन को ध्यान में रखते हुए 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि PM मित्र पार्क बनाए जाएंगे। बुधवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन्हें विकसित करने के लिए सरकार 4,445 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी। एक पार्क का निर्माण 1,000 एकड़ में किया जाएगा। पार्कों के निर्माण के लिए इच्छुक राज्यों से आवेदन करने के लिए कहा गया है। जो राज्य मुफ्त में जमीन के साथ सबसे अधिक सुविधाओं की पेशकश करेंगे वहां इनका निर्माण किया जाएगा। जिन 10 राज्यों ने अपने यहां पार्क निर्माण के लिए दिलचस्पी दिखाई दी है उसमें तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और असम शामिल हैं। देश में 66 यानी 66 टेक्सटाइल पार्क पहले से हैं। इनमें से 56 पार्कों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग चुकी है, जबकि 10 पार्क निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन में फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन शामिल है। इसका मतलब साफ है कि इन पार्कों से किसान से लेकर निर्यातक को लाभ मिलेगा। इस विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में यह फैसला बेहद अहम है। नेक्स्ट न्यूज है स्वामित्व योजना ग्राम स्वराज का अनुपम उदाहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना नहीं है, बल्कि ग्राम स्वराज का अनुपम उदाहरण है। यह देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र है। वह बुधवार को मध्य प्रदेश के हरदा स्थित नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आयोजित भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि यह योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से संचालित की जा रही है। इसका लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 3,000 गांवों के ग्रामीणों को 1.71 लाख अभिलेख पत्र सिंगल क्लिक के जरिए वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने स्व सहायता समूहों को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक का कर्ज और ब्याज दिलाने की घोषणा की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के गांव की संपत्ति, घर जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। यह योजना ग्रामीणों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। इन दस्तावेजों से बैंक से कर्ज लेना आसान होगा, आपसी विवाद खत्म होगा। नेक्स्ट न्यूज है S-400 की खरीद पर अमेरिका ने फिर दर्ज कराई शिकायत। रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका ने एक बार फिर अपनी शिकायत भारत के समक्ष दर्ज कराई है। भारत के दौरे पर आई अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने इस मुद्दे को बुधवार को भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के साथ द्विपक्षीय बैठक में उठाया। वैसे तो इस वार्ता में तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई, लेकिन S-400 की खरीद पर अमेरिका के रवैये ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत रूस से इस
हथियार प्रणाली को खरीदने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है और माना जा रहा है कि कुछ महीनों के भीतर इसकी पहली खेप भारत पहुंच जाएगी। एक दिन पहले ही भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा था कि S-400 की आपूर्ति समय पर होगी। सरमन ने भारतीय मीडिया के साथ एक बैठक में कहा कि किसी भी देश के लिए S-400 की खरीद काफ़ी खतरनाक है और इससे किसी का भी हित नहीं होने वाला है। इस बारे में जब भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों से पूछा गया तो उनका जवाब था, S-400 की खरीद का मुद्दा दोनों देशों के बीच हुई बैठक में निश्चित तौर पर उठा है और हम आगे भी इस पर बात करने को सहमत हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि हितों पर आई आंच तो चीन का करेंगे मुकाबला, वेंडी सरमन। चीन के साथ बढ़ती तल्खियों के बीच अमेरिका ने भारत की जमीन से एक अहम संकेत दिया है। भारत की यात्रा पर आई अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा कि अमेरिका या उसके मित्र देशों के हितों पर आंच आती है तो अमेरिका चीन का मुकाबला करने को तैयार है। इस क्रम में उन्होंने भारत को एक अहम साझेदार और वैश्विक व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोगी के तौर पर चिन्हित किया है। सरमन भारत के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से बातचीत की। इसमें सभी द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच चीन के साथ ही अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मुद्दे पर भी बात हुई है। क्वाड भी चर्चा का विषय रहा है। सरमन अमेरिका और चीन के बीच होने वाली वार्ता के साथ ही पाकिस्तान के साथ भी बात कर रही है। भारत के दौरे पर के बाद वह इस्लामाबाद जाएंगी। संभवतः यही वजह है कि बातचीत में श्रृंगला ने अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठाया और यह भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान तालिबान के जरिए अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है। रिश्ते मजबूत करने आज भारत पहुंचेगा नेपाली प्रतिनिधिमंडल। भारतीय नेतृत्व के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के निमंत्रण पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजने का फैसला किया है। नेपाली कांग्रेस के संयुक्त सचिव व पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख प्रकाश शरण महत ने नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचेगा। महत ने बताया कि वह भाजपा के विदेश विभाग प्रभारी विजय चौथाईवाले के आमंत्रण पर भारत जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि भारतीय चीनी बढ़ाएगी एशियाई देशों की मिठास, अन्य उत्पादक संकट में। वैश्विक बाजार में चीनी की मांग के मद्देनजर निर्यात की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एशियाई देशों में चीनी की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय मिलों की चीनी ही सबसे सस्ती पड़ेगी। चीनी के प्रमुख उत्पादक देशों में गन्ने की खराब हुई फसल और चीनी उत्पादन में संभावित कमी को देखते हुए बाजार में तेजी का रुख बनने लगा है। इससे चालू पेराई सीजन के दौरान गन्ना किसानों और घरेलू चीनी उद्योग के दिन बहुरने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीनी बाजार में ब्राजील को चालू सीजन में धक्का लगेगा। महंगे तेल की वजह से वहां से होने वाली ढुलाई का खर्च बढ़ने से चीन के महंगा होने का खतरा है। इसी वजह से एशियाई देशों में ब्राजील की मिलों की चीनी के पहुंचने की संभावना कम हो गई है। दरअसल तेल के मूल्य में तेजी के मद्देनजर जहां एक ओर चीनी की ढुलाई महंगी पड़ेगी, वहीं ब्राजील चीनी की जगह एथेनॉल उत्पादन पर ज्यादा जोर दे सकता है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स को अंतिम रूप देने के करीब भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारत ग्लोबल मिनिमम टैक्स से जुड़े मुद्दों को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गया है। अगले सप्ताह बुधवार को वाशिंगटन में G20 देशों के वित्त मंत्री की एक बैठक होनी है, जिस पर इसमें अंतिम मुहर लग सकती है। ICRIER के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि वैश्विक न्यूनतम कर व्यवस्था को अंतिम रूप देने का काम जारी है। नेक्स्ट न्यूज है चीन पर कम आश्रित सेक्टरों के लिए निर्यात के बड़े मौके। चीन में बिजली संकट गहराने से जहां कुछ उद्योगों के लिए कच्चे माल की किल्लत की आशंका गहरा रही है, लेकिन जो सेक्टर कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर नहीं है या बहुत कम निर्भर हैं, उनके लिए निर्यात में बढ़ोतरी के बड़े मौके बन रहे हैं। इनमें गारमेंट्स, फुटवियर व फर्नीचर जैसे सेक्टर प्रमुख हैं। हालांकि कुछ अन्य सेक्टर में भी चीन के इस संकट का लाभ मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होने की वजह से चीन
गारमेंट्स, फुटवियर जैसे आइटम के निर्यात ऑर्डर छोड़ सकता है और वे ऑर्डर भारतीय कंपनियों को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है, फिर सामने आई शैक्षिक तंत्र की नाकामी। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू देश में उच्च शिक्षा के सबसे पसंदीदा संस्थानों में से एक है। गत सप्ताह डीयू ने प्रवेश सूची जारी की है, जिसमें यही दिखाता है कि कई पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिनमें प्रवेश के लिए कट ऑफ 100% अंकों तक चला गया। यह हमारे शैक्षिक तंत्र की नाकामी के साथ साथ हमारी सोच और समाज की नाकामी का भी संकेत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति का सदस्य होने के नाते मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आमूलचूल और तंत्रात्मक सुधारों की पैरवी की थी। पिछली सदी के अंतिम दशक की बात करें तो 55% से अधिक और 60% से कम प्राप्तांक को गुड सेकंड के रूप में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था। वहीं किसी एक या दो विषय में 75% अंकों के साथ विशिष्ट योग्यता यानी कि डिस्टिंक्शन की स्थिति पूरे परिवार की प्रसन्नता का माध्यम बनती थी। अब 95% अंकों का पिछली सदी के अंतिम दशक के 50% अंकों जितना ही मोल रह गया है। जिन छात्रों को 97 या 98 या यहाँ तक कि 99% अंक मिलते हैं, वे भी हालिया रिलीज कट ऑफ में स्थान नहीं बना पाए हैं। जिन्हें 100% अंकों के साथ प्रवेश मिला, उनके लिए एक कड़वी सच्चाई यही है कि उन्हें आगे और कड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं। स्पष्ट है कि यह एक ऐसा मामला है जिसे हमें न केवल समझना होगा बल्कि उस पर चिंतित होने की आवश्यकता भी है। अब 100% अंक कीवर्ड्स के आधार पर दिए जाते हैं। जो छात्र सही कीवर्ड्स के साथ उत्तर देता है वह 100% अंक प्राप्त कर लेता है। कोई परीक्षक अक्सर यह भी सोचता है कि हर किसी को 100% अंक नहीं दिए जा सकते, तो कुछ छात्रों को 100% अंक प्रदान करने के बाद उसका पैमाना कुछ बदला जाता है। इस प्रकार परीक्षक की मानसिक अवस्था कुछ अन्य छात्रों के पूर्ण अंक प्राप्त करने में बाधा बन जाती है। जो छात्र 100% या 90% तक अंक प्राप्त करते हैं, उनके अवचेतन में यह बात घर कर जाएगी कि 100% अंक एक मानदंड है। इससे बड़ी त्रासदी यह है कि वे सफलता को अंकों के पैमाने पर ही तौलने लगेंगे। उन्हें यह भी लगने लगेगा कि चूंकि वे 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं तो वे अद्वितीय और सदैव सही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैसे तो वर्ष 2020 में जारी की गई, लेकिन वह तैयार 2018 में ही हो गई थी, जिसमें 2019 के दौरान कुछ आवश्यक संपादन हुए। ऐसे में इस नीति की व्यापक समीक्षा और खास तौर से कोविड के बाद उसके नए सिरे से संयोजन की आवश्यकता है। चूंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोविड से पहले के दौर में तैयार हुई थी, तो हमें कोविड उपरांत उभरते परिदृश्य को देखते हुए उसमें आवश्यक संशोधन करने चाहिए। वास्तव में हमें शिक्षा के समूचे ढांचे पर ही पुनर्विचार की दरकार है, अन्यथा भारत लंबे समय तक मध्यम एवं निम्न आय वाला देश बना रहेगा। इतना ही नहीं, मौजूदा व्यवस्था के छात्रों की मानसिक सेहत पर भी खासे गंभीर दुष्प्रभाव देखे जाएंगे और अतिवादी कदम उठाना बेहद आम हो जाएगा। इस स्थिति में सुधार के लिए यह बड़ी कार्रवाई का समय है। नेक्स्ट आर्टिकल है, समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा का स्मरण। गत माह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की एक महान परंपरा रही है और वह हजारों वर्षों पुरानी है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उनके इस वक्तव्य ने शैक्षणिक एवं राजनीतिक पटल पर एक नई चर्चा को जन्म दिया। इस चर्चा ने भारत में चले आ रहे लोकतंत्र की प्राचीन एवं पारंपरिक व्यवस्था को समझने हेतु ध्यान आकृष्ट किया है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य पर कुछ लोगों ने हैरानी जताई तो कुछ ने कटाक्ष किया। यहाँ यह और कुछ नहीं, अज्ञान का परिचायक है। हमें यह समझना होगा कि भारत का लोकतंत्र एक मानवीय संस्था है जो मनुष्य को मनुष्य के रूप में महत्व पर आधारित एक ऐसा जीवन मार्ग है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के सभी पक्षों का समावेशी एवं समानतापूर्ण समाज की स्थापना सुनिश्चित करना है। पश्चिमी समाज मैग्ना कार्टा लोकतंत्र और अधिकारों की अवधारणा से जुड़ा है। मैग्ना कार्टा से भी कई वर्ष पूर्व भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक व लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक गुरु बसवेश्वर द्वारा अनुभव मंडप की स्थापना की गई थी।
यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक सामान्य मंच उपलब्ध कराता था। इसे भारत की पहली संसद माना गया है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता था। लोकतंत्र जीवन को समुचित ढंग से संचालित करने का एक तरीका है। वर्तमान में लोकतंत्र की प्रकृति में बदलाव आ रहा है। यह शासन व्यवस्था के विशेष स्वरूप तक सीमित न होकर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सभी पक्षों को संबोधित करने का एक पर्याय हो चुका है। यह संकल्पना में भागीदारी, प्रतिनिधित्व, जवाबदेही, जन सामान्य की सहमति, बंधुता का आदर्श और आत्मविश्वास सन्निहित है। भारत में मौजूदा शासन प्रणाली की त्रिस्तरीय संरचना है जिसमें विकेंद्रीकरण की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। इसी भाव के साथ भारत में सदियों से चली आ रही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भावी वैश्विक समाज के लिए प्रेरणादायक है। नेक्स्ट आर्टिकल है पीछे छूटते मूल मुद्दे। लखीमपुर खीरी वाला मुद्दा है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है भारत अमेरिका को जोड़ने वाली डोर बेहद मजबूत व गहरी। तरनजीत सिंह संधू। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका को जोड़ने वाली डोर बहुत गहरी और मजबूत है। संधू ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित किंग गांधी लेक्चर को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अमेरिका के रिश्तों का भवन लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अहिंसा और कानून के नियमों पर बना है। इन मूल्यों के आधार पर ही इसकी नींव को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा भारत और अमेरिका को जोड़ने वाली डोर बेहद मजबूत और गहरी बंधी है। संधू ने कहा भारत को आज़ादी मिलने से भी पहले लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, बी.आर. अम्बेडकर समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हार्वर्ड समेत अमेरिका में कई स्थानों का दौरा किया था। हमने एक दूसरे विचारों और दृष्टिकोण को साझा करने के साथ ही उसे आकार भी दिया है। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिकी पोस्ट ऑफिस को दिया गया भारतवंशी पुलिस अधिकारी का नाम। अमेरिका में एक पोस्ट ऑफिस का नाम बदलकर शहीद पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर रखा गया है। भारतवंशी सिख धालीवाल की वर्ष 2019 में टेक्सास में ड्यूटी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 42 वर्षीय धालीवाल हैरिस काउंटी शेरिफ के डिप्टी थे। 27 सितंबर 2019 को वाहन जांच के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। धारीवाल पहली बार वर्ष 2015 में चर्चा में आए थे जब वह सिख मान्यताओं के अनुरूप पगड़ी और दाढ़ी रखते हुए ड्यूटी करने वाले टेक्सास पुलिस के पहले अधिकारी बने थे। तो ये आज का यानी 7 अक्टूबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।